ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, पहले इस पोर्शन को कवर करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इट सेज बेसिकली कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके ओके वेट अ सेकेंड। बेटा आप ट्राई कर लीजिए उसको, और डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क इशू होगा इस वजह से नहीं हो रहा होगा। ओके, नहीं तो अभी बूस्टर आज खत्म होता है, डाउट क्लियरेंस आज खत्म होता है तो मैं भी कांटेक्ट करता हूँ आपको। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन हमारी दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल हैं, तो प्रूफ कीजिए कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो देखो, जब इस टाइप के आपके वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2ac प्लस बी डी है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन करूंगा कि इफ द रूट्स आर इक्वल, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसी में सोल्यूशन होता है। इफ द रूट्स आर इक्वल देन क्या हो जाएगा, मैं यहां से स्टार्ट कर दे रहा हूं, d इज इक्वल टू 0, यानी कि d क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द बी हियर, व्हाट इज बी हियर इन दिस क्वेश्चन, बी यहाँ पे है -2 AC प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, बी यहाँ पे ये पूरा है, दिस वन। ठीक है, -4 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, सी यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ, समझ रहे इस चीज को। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के आपके क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, लुक है, अब ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने प्रॉब्लम को कितने मतलब जो आपको सिचुएशन मिली है तो कैसे आप उसको और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 AC प्लस बी डी होल स्क्वायर, और ये पूरा मैं इधर ट्रांसफर कर दूं 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा भी कर सकता हूं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखो मैं रफ यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है, AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या होगा, AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्योंकि मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बोला क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए बी आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर लगाना है। तो क्या हो जाएगा, देखो जब आप 4 यहाँ पे आ गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको इधर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 तो आपने कॉमन लिया, पहले इंटू दिस करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 4 को आप क्या लोगे, 4 को यहाँ पे कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि देखो 4 इन तीनों, यानी कि इस 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को, जैसे ऐसे समझ लो 2 इंटू 3 इंटू 6, तो 2 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले क्या करोगे, 3 6 18 करोगे, तो 2 तो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, तो इसी तरह यहां समझो कि 2 की जगह यहाँ पे क्या है, 4 है, 3 की जगह यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 6 की जगह यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो जब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या होंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो पहले उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने इसको ओपन किया, यहाँ पे देखो सी है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आपने किया, उसके बाद आपने AC प्लस बी डी का भी होल स्क्वायर किया, तो ये इसमें आएगा और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो 4 और 4 यहाँ पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 2ABCD, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, अब आपके पास क्या बच रहा है, ठीक है, आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन यहां पे आपका क्या आ रहा है, 2, यू आर गेटिंग 2 हेयर, अच्छा, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ सकता, कॉमन भी नहीं आएगा, you will not get anything common, AC प्लस बी डी एक्स था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन भी करेक्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा -b, बी स्क्वायर -4AC, ठीक है, -4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई चीज मिस कर गई है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी 2ABCD, ओके ओके, ठीक 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 ठीक, चलिए, अब देखिए यहां पे आपके सामने क्या आ गया, यहां पे क्या बचा है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां क्या बचा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना क्या करने वाला हूं, अब देखो जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ऐसे मिलेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ABCD इज इक्वल टू 0, यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। यहां पे जब हमने सारी चीजें सॉल्व कर ली, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये मिल रहा है, देखिए हमने रीअरेंज कर लिया इसको, ठीक है, अब देखो जैसे ही रीअरेंज किया, अब इसको देखना, वैसे ही जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कहते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एडी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बीसी का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, यहाँ पे एक साथ क्या है, एडी एडी लिख दिया, यहाँ पे एक साथ क्या है, बीसी इंटू बीसी कर दिया, इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे 2 इंटू ए बी सी डी है, मतलब ए बी सी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे तुम 2 इंटू 4 इंटू 6 लिखो, चाहे 2 इंटू 6 इंटू 4 लिखो, बात एक ही होती है, तो हमने यहाँ पे एडी को एक साथ कर दिया, बीसी को एक साथ, क्यों,
क्योंकि हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये फॉर्मेट क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए यहाँ पे क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो अब स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा ना, ये तो 0 ही रहेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये माइनस बी सी को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो जब इधर ट्रांसपोज करेंगे देखो क्या मिला हमें, ठीक है, व्हाट यू गेट। ठीक है, अब ए यहीं रहने दो, बी को इधर लाओ तो अपॉन बी हो जाएगा, सी इधर रहने दो, डी को इधर लाओ तो अपॉन डी, तो आपने ये प्रूफ कर दिया ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इज दैट क्लियर? स्पेशली सबसे पहले जिन्होंने डाउट ये पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बस ये, यहाँ पे आपका बस माइंड चलना चाहिए कि हाँ, और दूसरी चीज कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d इज इक्वल टू 0, तो b a c की जगह जो पुट किया, अब इसको सॉल्व किया, रीअरेंज किया, और फाइनली यू गेट दिस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसी में था, उसी का सेकेंड पार्ट था। क्लास 9th में अगर कोई है, जैसे मुझे दिख रहा है शायद मिशेल है अभी, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके मैथ का है बेटा तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, एक कंडीशन बस आपको दे, देन प्रूव दैट द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये आगे इसका कोफिशिएंट है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स, यानी कि ये पूरा एक्स का कोफिशिएंट है, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। ठीक है, हैज नो रियल रूट। तो यहां पे कह रहे हैं कि इफ एडी इज नॉट इक्वल टू बी सी, एडी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो करंट इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसके कोई रियल रूट नहीं, तो रियल रूट नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, रूट इक्वल है या नहीं है, तो आप क्या करते हो वहां पर डायरेक्ट डी निकालते हो। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि नो रियल रूट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डी निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी डी, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी आगे वाला माइनस 4, अगेन ब्रैकेट में पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये बताना है कि रियल रूट नहीं है, मतलब d को हमें ये प्रूफ करना है कि लेस देन 0 है, क्योंकि d निगेटिव होता है तभी कोई रियल रूट नहीं होता है। तो अगर d निगेटिव आ रहा है तब हम ये बता सकते हैं कि हाँ, इससे कोई रियल रूट नहीं। अब देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4 ए सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा,
बी डी होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4b² डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी सी डी माइनस, अब इसको ओपन करो, अब देखो -4a² c² हो गया, -4a² d² हो गया, -4b² c² हो गया, -4b² d² हो गया, यानी कि ये जो 4 है इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये चारों टर्म अलग अलग हैं। अब 4a² और -4a² कैंसिल, 4b² d² -4b² d² अब आपको क्या मिला देखो, व्हाट यू गेट, you get -4a² d² -4b² c² and plus 2abcd, ये मिला, ठीक है। अब देखो यहां पे जब आप देखोगे, सॉरी 4 2 8, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सॉरी 4 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 8abcd, ओके। अब देखो यहाँ पे सब में 4 कॉमन और माइनस वाला टर्म है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, 4 भी कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा a² d², यहां क्या बचेगा b² c², सॉरी प्लस b² c² माइनस 2 इंटू एडी इंटू बीसी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे बताने की अब जरूरत नहीं है। अब हम इसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं -4 यहां पे क्या हो जाएगा -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट लाइक दिस -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डी आपका क्या आया, डी हमारा आया है -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट को यहां पे समझना, -4 अभी अलग रखो, ए डी माइनस बी सी मान लो निगेटिव आता है, यानी ए और डी बी और सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। मान लो ये ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करके निगेटिव आ रहा है, तो अगर निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, जब जो भी वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगी। मतलब यहां पे ये वाला पोर्शन जो है इसका, इसको ध्यान से समझना, ये वाला पोर्शन जब स्क्वायर करोगे तो आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा स्क्वायर करके, यस और नो। यस क्लास 10, ये बताओ, यहां पे हमने डी की वैल्यू निकाली ये, अब यहाँ पे d इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ब्रैकेट वाले को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ad माइनस बीसी का होल स्क्वायर है, तो हम ये मान रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 की वैल्यू तो निगेटिव ही रहेगी ना, यस और नो, -4 की वैल्यू तो निगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो यहां हमने निगेटिव रख दिया। अब देखो -4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेट रिजल्ट निगेटिव आएगा, यस और नो। इसका मतलब ये जो डी आपने निकाला है ये ओवरऑल क्या देगा, आपको निगेटिव वैल्यू देगा, और अगर डी निगेटिव है तो इसका मतलब देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। ये डाउट आप पूरा रिकॉर्ड होता है, आप बाद में भी जो है इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के क्वेश्चन को। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब यहां पे कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है। एंड दूसरी इक्वेशन में यहां देखो, ऐसा आपको करना नहीं है, मतलब कि आप फेयर जब करोगे, हमेशा याद रखो जब आप सोल्यूशन करो तो उसको ऐसे प्रेजेंट करो ताकि टीचर को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड क्योंकि स्पेस है, एवरीथिंग मुझे देखना है, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है bx स्क्वायर -2 √ac x प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि आर साइमल्टेनियसली रियल, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके रूट्स क्या हैं? इनके रूट्स रियल हैं। रूट्स क्या है? रियल। अब देखो, ये नहीं कह रहा है ना कि इक्वल रूट्स हैं या अनइक्वल रूट्स हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। क्यों? मैं चैट बॉक्स में लिख के बताओ जब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं। हाँ भाई, बताओ। क्वेश्चन में कहीं ये बोल रहा है कि रूट्स इक्वल है अनइक्वल है? नहीं बोल रहा है। तो जब कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि रूट्स रियल हैं, तो इसका मतलब इसके रूट्स, यानी समझने के लिए देखिए इसको, इसके रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसके रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, यानी रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब डी क्या हो सकता है? डिफरेंट रूट के लिए क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। यस और नो? स्टेप बाय स्टेप बताते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डाउट क्लियरेंस एंड डिस्कशन आ रहे, बिना डिस्कशन के नहीं होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे हम इसका बी स्क्वायर -4ac कैलकुलेट करते हैं, तो बी क्या हो जाएगा? -2 √ac का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, क्या है यहाँ पे? बी है, मतलब ए यहाँ पे बी है, इसका ए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का जो ए है वो यहाँ पे बी है, पॉइंट को समझिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। और डिस्क्रिमिनेंट का जो सी है वो यहाँ पे क्या है? बी है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरह से यहां भी जब सॉल्व करेंगे तो b यहाँ पे 2b है, प्लस 2b है, उसका स्क्वायर, माइनस a की जगह a है और c की जगह c है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिला? यहां से मिला 4ac, -2 का स्क्वायर 4 होगा, √ac का स्क्वायर ac हो जाएगा, -4b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे क्या मिला आपको? 4b स्क्वायर, ठीक है, -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉइंट को समझेगा अच्छे से, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4b स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, ट्रांसपोज कर देंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर -4ac को ट्रांसपोज वैसे ही करेंगे जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो जब यहाँ इक्वल लगा होता है, जब 5 को ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे -4ac को इधर ट्रांसपोज, तो ये 4ac हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? देखिए पेशेंटली अपने अपने क्वेश्चंस का वेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में है मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं हमेशा किसी के साथ नाइंसाफी ना हो पूरी कोशिश करता हूं।
क्योंकि ऊपर वाले को भी इंसाफ करना पसंद है, ना इंसाफी करना पसंद नहीं है। तो जिसने क्वेश्चन भेजा, मैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को ले रहा हूं। ठीक है, हाँ इंसान हूं, कभी कभी गलती होती है, और गलती का पश्चाताप भी फौरन करता है। ठीक है, आप देखो यहां से क्या मिला। आई एम जस्ट चेंजिंग द इंक राइट नाउ। देखो यहां से क्या मिला, यहां से क्या मिला कि AC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहां से क्या मिला हमें, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AC। अब ये बताओ, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ए बी से बड़ा है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है बी ए से बड़ा है। मतलब अगर इस, भाई ये जो रूट्स हैं, ये जो रियल हैं, तो बी स्क्वायर जो AC प्रूफ करना है, इन दोनों इक्वेशन के लिए करना है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं ए बी से बड़ा है, फिर बोल रहा हूं बी ए से बड़ा है, तो ये क्या बात हुई भाई? ये तो गलत बात हुई ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं ना मैं अपनी बात को। क्यों, यस और नो? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं कहूं मैं अपने बड़े भाई से छोटा हूं, फिर मैं कहूं नहीं मैं अपने बड़े भाई से बड़ा हूं। क्या ये रियल सिचुएशन है? नहीं, ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो देखो, अगर यहां पे देखो, पहले इसमें क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, अगर दो साइन है ना, क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं डी, भाई ये नहीं बोल रहा है कि रूट्स इक्वल है या डिफरेंट है। हमें पता लगाना है कि इक्वल है या डिफरेंट है, और ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये प्रूफ करना है। तो डी बड़ा भी हो सकता है जीरो से, या इक्वल भी हो सकता है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि डी बड़ा है जीरो से या इक्वल है। तो अब देखो यहां पे बोल रहा है AC, पहले वाले को लेते हैं साइन को, बड़े वाले को, ग्रेटर साइन को लेते हैं। AC बड़ा है बी स्क्वायर से, और इसमें क्या हो रहा है, बी स्क्वायर बड़ा है AC से। तो इसका मतलब कि जो D ग्रेटर देन जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में ग्रेटर साइन वाली अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। कभी कह रहा है AC बड़ा है बी स्क्वायर से, इसमें बोल रहा है बी स्क्वायर बड़ा है AC से। क्या पॉसिबल है? नेवर पॉसिबल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस AC greater than B square, and at the same time B square greater than AC is not possible. ठीक है, तो जब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि जो सेकेंड सिचुएशन है इक्वल वाली, वो पॉसिबल है। सो देयरफॉर B square is equal to AC is possible only. This implies that B square is equal to AC. हमने प्रूफ कर दिया। Is that clear? Okay, now taking next question. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो देखिए यहां पे क्या है, एक आदमी है,
ठीक है, ही इज अ मैन। और यहां पे क्या है कि उसका बेटा है ठीक है, द मैन एंड द बॉय। ओके, नाउ अब यहां पे कह रहा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years hence, यानी 8 साल बाद, the age of the man will be 4 years more than the 3 times of the sun. Find their present ages. ठीक है, अब देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। तो याद रखिए वेरिएबल्स में, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब एज का स्क्वायर करो इसका मतलब वेरिएबल का स्क्वायर कर रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल का स्क्वायर तो होता नहीं है, वेरिएबल के पास पावर 1 होता है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर की बात कर रहा है, ट्वाइस की बात कर रहा है, ठीक है, सॉरी ट्वाइस की बात कर रहा है और आगे स्क्वायर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई जो भी आप वेरिएबल चूज करोगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब पावर 2 आने वाला है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। अब देखो कंपेयर किससे किया जा रहा है, सन से, बहुत ध्यान से समझना। फादर की एज को, मैन की एज को सन से कंपेयर किया जा रहा है, तो सन की एज को हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, सो द प्रेजेंट एज let the present age of sun is equal to what, x। ठीक है, x हो गई। अब मैन की एज क्या है, मैन इज, जो मैन की एज है वो क्या है, मैन जो है, देखो बहुत ध्यान समझना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, मैन इज ट्वाइस, टू लिख दिया, द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, मतलब ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, जितनी सन की एज है उसका स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ। यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, अब देखिए एक तो अब हमने वेरिएबल्स चूज कर लिए, यानी ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाते हैं, ये कह रहा है 8 years hence, 8 साल बाद, ठीक है, द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन द 3 times ऑफ हिज सन। तो 8 साल बाद क्या हो जाएगी, 8 साल बाद सन की एज x+8 हो जाएगी, ठीक है, और 8 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, 2x² + 8। तो कह रहा है 8 साल बाद द एज ऑफ मैन विल बी 4 times, सॉरी, विल बी, देखो इसको समझो, मैन को कंपेयर कर रहा है तो मैं इसको लेफ्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लोग को आसानी हो। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो 8 साल बाद मैन की एज क्या होगी, 2x² + 8, और 8 साल बाद सन की एज क्या होगी, x+8। अब 8 साल की बाद की एज को कंपेयर किया जा रहा है, कह रहा है द एज ऑफ मैन, जो 8 साल बाद की एज है, विल बी, मतलब इक्वल टू 4 years मोर, 4 years मोर, मतलब ऐड करना है, यानी 4 साल ज्यादा होगी, मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी जितनी उसके एज की, सन की एज है उसकी 3 times जब आप करोगे, जब सन की जितनी एज है उसका जब 3 times करोगे तो उसमें फिर 4 year ऐड करोगे तो उसके बराबर होगा। फिर से समझो, 8 years hence, 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद तो फादर की एज में भी 8 साल ऐड हो जाएगा, सन की एज में भी 8 साल ऐड हो जाएगा। आफ्टर 8 years the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son, यानी जितनी सन की एज है उससे 3 times ज्यादा करोगे और उसमें 4 years मोर करोगे, तब जाके फादर की एज के बराबर होगा। समझ रहे चीज को। तो अब यहाँ पे जब आप ओपन करो क्या हो जाएगा, 2x² + 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 24 + 4। तो आप इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, 3x -3x इधर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 24 + 4 28, -28 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -20
इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, सॉल्व कर लेंगे, एज निकल के आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, that is A, B, C and D। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। इसका मतलब आप क्वेश्चंस ये जो आपने सेंड किए हैं वो नहीं करवाना। सॉल्व करना है, हम देख लेंगे जब ये वीडियो अपलोड होगा, या तो हम आ जाएंगे। नहीं बेटा, सॉल्व ये नहीं है कि जिसका क्वेश्चन है मतलब वो क्वेश्चन देके चला जाए तो वीडियो अपलोड होगा तो मैं बाद में देख लूंगा। वीडियो तो अपलोड होगा जस्ट फॉर द रेफरेंस कि कहीं कोई चीज मिस हो गई। जिसका क्वेश्चन है उसको तो एटलीस्ट प्रेजेंट रहना होगा। ये नहीं है कि अगर वीडियो अपलोड होगा आप कहीं काम से जा रहे हैं तो मैं ये जो क्वेश्चन आपने फिजिक्स के भेजे हैं तो बेसिकली जिसका क्वेश्चन है उसको तो प्रेजेंट रहना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ये 14 मीटर वाइड, ये आगे बोल रहा है कि of equal width all around it having an area of 111 square meter। ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ टाइम में आएंगे। देखिए इसके चारों तरफ जो है ये क्या है, इक्वल पाथ बनाया गया है। मींस देयर इज अ पाथ ऑफ दिखा।
हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, ओके। तो यहां पे मैं कह रहा था कि देखो, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है आपको और छोटे रेक्टेंगल की डायमेंशंस दी हुई हैं, और ये कह रहा है कि आप विड्थ निकालो, ये जो कॉमन विड्थ है ये निकालो। तो हमने इस विड्थ को अभी फिलहाल x मान लिया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो एरिया ऑफ पाथ होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल करोगे तो एरिया ऑफ पाथ के बराबर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब देखो, अब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमें निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालना है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? तो देखो, जो छोटा वाला रेक्टेंगल है वो यहां से लेकर यहां तक, देखो ए से लेकर बी तक 20 है पूरा, ये पूरा 20 है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 20 मीटर हो गई होगा, प्लस यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक x है। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 20 प्लस 2x। क्यों? क्योंकि हमने जो विड्थ है उसको क्या माना हुआ है? x मीटर, क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल का वो 20 प्लस x मतलब 2x। और ब्रेथ, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तभी एरिया आएगा, तो ब्रेथ को देखोगे तो 14 मीटर तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस x इधर। तो 14 प्लस x क्या हो जाएगा? 14 प्लस 2x, यानी ये पी क्यू आर एस का रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एबीसीडी का एरिया निकालोगे तो पहले से ही 20 और 14 दिया हुआ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ? 111। तो अब इससे आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। आई थिंक इसके आगे आप कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन बस बनी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना था। जो विड्थ है उसको हमने x मान लिया। अब जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया लेंगे, जो छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ पाथ के बराबर आ जाएगा। अब बड़े वाले रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होगी? तो यहां से यहां तक 20 हो गई, क्योंकि छोटा वाला 20 यहां से यहां तक है। इसमें इधर x जोड़ रहा है और इधर x जोड़ रहा है, तो 20 प्लस 2x ये बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा, और 14 प्लस 2x बड़े वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? 1 1 ये एरिया ऑफ, ये है एरिया ऑफ पाथ। ये जो रास्ता है चारों तरफ इसका एरिया 111। ओके, नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल बोल रहा है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meters and area 400 meter square, find its length and breadth। अब देखो, जब ये पूछेगा इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें अब उसका क्या निकालेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब पॉसिबल है, अगर लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कह रहा है अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो देखो रफ में आप लोग यही कर रहे हो कि मैंने अभी भी देखा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बेटा फेयर में वो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग वेरिएबल मत शो करो, वो आप रफ में सपोज कर लो। यहां पे सपोज करने के बाद जो आप सिंगल वेरिएबल में निकालते हो ना, उसको फेयर सोल्यूशन में लिखो। फेयर सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी दो वेरिएबल अलग वाले चूज नहीं कीजिए,
ठीक है, अभी कह रहा है लेंथ और ब्रेथ निकालिए, तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो अभी अभी क्या होता है, जब लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए आपको क्या सपोज करना होता है, क्या सपोज करना होता है बताइए, यानी आपको वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा ना लेंथ और ब्रेथ को। ठीक है, तो देखो अब यहां पे एक सिचुएशन ये दी हुई है, दूसरी सिचुएशन ये दी हुई है। अब जाहिर सी बात है दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल सपोज करेंगे, दूसरी सिचुएशन से हम अपनी इक्वेशन तैयार करेंगे। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, बहुत ध्यान से समझना है इसको। वो कितना दिया हुआ 80, इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 40, लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पे वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन अगर यही आपको शो करना है वेरिएबल चूज करने के लिए, इस इक्वेशन को फेयर में दिखाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, देखो 2 इंटू लेंथ, पूरा वर्ड लिखो, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, यानी इस पेरीमीटर वाली सिचुएशन से हम सपोज करेंगे। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब वेरिएबल सपोज करेंगे आप, तो आप लिखेंगे लेट द लेंथ या ब्रेथ, दोनों में से कोई सा भी, लेट द लेंथ बी x meters, लेट द ब्रेथ बी। अब ये जो आपके सामने है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे आप सपोज करो, अब आपने लेंथ को क्या सपोज किया x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस x। अब देखो कहीं भी फेयर सॉल्यूशन में आपने लेंथ और ब्रेथ को दो अलग अलग वेरिएबल नहीं शो किया, पहले आपने शो कर सकते थे, लेकिन आपने पूरा लेंथ और ब्रेथ वर्ड में लिखा और डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हो। तो देखो x यहां भी है, x यहां भी है। अब जब आपने इसको सपोज कर लिया कि लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है, किससे निकाला, पेरीमीटर से निकाला है, तो लेंथ x सपोज कर लिया, ब्रेथ 40 माइनस x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या हो गया 400, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको प्लस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 40x हो जाएगा, ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबल है, आप लेंथ और ब्रेथ पे निकालिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तब भी पॉसिबल है, तब भी, हालांकि लेंथ और ब्रेथ होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 तो आ ही नहीं सकता ना, इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, दोनों डायमेंशन से x की वैल्यू सेम, यानी कि हालांकि क्योंकि आगे हमें निकालना है तो x की वैल्यू, हाँ लेकिन d0 भी यहाँ पे आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के बाद हमें आगे वैल्यू निकालनी है, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे d लेस देन 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि d निगेटिव हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे और उसको पॉसिबल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified, मतलब enlarged image, real image, ठीक है, of an object placed at 10 centimeter in front of it, means एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो मैग्निफाइड इमेज और रियल इमेज कब बनती है, जब आप कॉनकेव मिरर लेते हो और दिस इज पोल, दिस इज सी एंड दिस इज एफ, सॉरी दिस इज सी एंड दिस इज एफ। ठीक है, तो जब C और F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है तभी आपको रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब रियल, ऐसे तो वर्चुअल F के बाद मिलती है, रियल जब मैग्निफाइड कब होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट C के बाद यहां मूव करना शुरू करेगा और F की तरफ जाना शुरू करेगा, तब आपको इमेज मिलती है रियल और इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। तो ये कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है, जो इमेज बना रहा है वो
ठीक है, produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, वो कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेज की लोकेशन निकालना है, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स। बहुत ध्यान से समझना इसको। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्लियर? तो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स है, यही तो बोल रहा है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ना, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब आपको सिर्फ ये दे रहा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, लेकिन आपको दिमाग बेटा यहां पे लगाना है कि यहां पे कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड। कैसी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जब निगेटिव होता है तो कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका मतलब यहां पे इमेज रियल बन रही है, तो मैग्निफिकेशन आप -3 लगाओ। पॉइंट क्लियर है सबको? यानी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है। और माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल। ठीक है, अब हमें v निकालना है, तो नाउ अब u v और मैग्निफिकेशन में क्या रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू -v बाई यू। ठीक है, दैट मींस मैग्निफिकेशन -3 है, ये फॉर्मूला वाला माइनस लगाया, v की वैल्यू हमें निकालनी है, और u कितना है, -10। ठीक है, तो देखो v की वैल्यू क्या आ रही है, -30 सेंटीमीटर। v निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव मिरर के आगे बनेगी, तो जब आप मेजर करोगे तो v क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कौन, ये जो इमेज है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे बन रही है। ये दिस इज द आंसर। अब क्लियर हुआ? तो यहां पे v की वैल्यू निगेटिव आना ये आपको बता रहा है कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन है साकिब? सर दोनों। दोनों। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस ए और बी है और ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट। मिशेल आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? मिशेल, मिशेल आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ऐसे ही अटेंड कर रहे हो, ओके चलो गुड, अच्छा है। Now places A and B are 100 kilometer apart on a highway. अब ये कह रहा है one car starts from A and another from B at the same time. If the car यानी A और B से दोनों पोजीशन से दो कार सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, if the car travels in the same direction, मतलब A भी इधर मूव कर रहा है और बी भी इधर मूव कर रहा है, तो दे मीट इन 5 आवर्स, वो कहीं जाके पॉइंट सी पे मीट करते हैं। तो इसका मतलब ए को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा और बी को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, तब जाके इस पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं मीट करेंगे। तो देखो ए दूर से आ रहा है और बी करीब से आ रहा है, तो प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बी की कम होनी चाहिए, तभी तो वो एक पॉइंट पे मिल पाएंगे। ठीक है, ये हमने सिचुएशन। तो ये जो यहां पे मीट कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो ये ट्रेवल कर रहा है ए, और बी जो यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल कर रहा है, तो 5 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब बी को भी यहां से यहां तक आने में 5 घंटे लग रहे हैं और ए को भी यहां से यहां तक आने में 5 घंटे लग रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अगर ट्रेवल करते हैं तो दे मीट इन 1 hour। मान लो कि वो ए यहां से यहां तक जा रहा है और बी यहां से यहां तक आया, ठीक है, तो अब ए को यहां से यहां तक मूव करने में और बी को यहां से यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगा, टोटल 1 hour, टोटल 1 hour लगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो जाहिर सी बात है यहां पे दो अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव टू सॉल्व इट विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसके साथ साथ एक और सिचुएशन दी हुई है डिस्टेंस की। तो अब हम मान लेते हैं कि बी की स्पीड जो है, मान लो ए की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो जब स्पीड टाइम वाला होता है तो हमेशा रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम इक्वेशन तैयार करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये कह रहा है कि यहां से यहां तक ए को, यानी ए से लेकर सी तक टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे, और बी को सी तक जाने में कितना लग रहा है, 5 घंटे, ठीक है। तो टाइम तो दोनों का यहां सेम है, इसका मतलब इक्वेशन आप टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बना सकते, क्योंकि देखो टाइम तो दिया हुआ है ना कि ए को यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, और बी को कितना लग रहा है, 5 घंटे, तो टाइम तो गिवन है, यस और नो। ठीक है। दूसरा यहां पे एक चीज गिवन है, डिस्टेंस। अब बहुत ध्यान से समझना, पहली इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ध्यान समझना, अगर इस ए बी, ये ए बी मुझे चाहिए 100, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर करेंगे ना, ठीक है, ये जो ए से लेकर बी तक तो 100 ही रहेगा। तो देखो ए सी यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए माइनस बी सी डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ए सी भी डिस्टेंस है, बी सी भी डिस्टेंस है, और ए बी भी डिस्टेंस है, यस और नो। ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन हम इस डिस्टेंस के बेसिस पे बनाएंगे कि डिस्टेंस जो ए ने कवर किया और डिस्टेंस जो बी ने कवर किया, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 100 हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब आप कहेंगे सर टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं बनाया, कि देखो यहां से यहां तक 5 घंटे लग रहे हैं हमें पता है, लेकिन बी से लेकर सी तक क्या डिस्टेंस है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, इस वजह से हम डिस्टेंस के टर्म में हम बनाएंगे। अब देखो डिस्टेंस ए सी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड ए की क्या है, x, टाइम कितना लग रहा है, 5, बी से लेकर सी तक टाइम स्पीड कितनी है, y, और टाइम कितना है, 5, इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन पहली क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन बन जाए, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट, यानी कि अब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ए जितना डिस्टेंस कवर करेगा और बी जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अब इसमें दोनों को प्लस करेंगे तभी 100 के बराबर होगा ना, यस और नो। सेकेंड सिचुएशन में ए जितना डिस्टेंस कवर करेगा और बी जितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से लेकर यहां तक 100 किलोमीटर है ये पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए, अब यहां पे प्लस करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू 100। डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो टाइम क्या है 1 और स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 1 hour, स्पीड क्या है इसकी y इज इक्वल टू 100। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब दो इक्वेशन आ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्यों? देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसका अपना एक एरिया होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, और एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होगा। तो देखो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, ठीक है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ ही लेंगे। अगर लेंथ में 5 यूनिट्स कम हो जाते हैं और ब्रेथ में 3 यूनिट्स बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का आपका है। जब आप देख रहे हो इसको तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपको दो अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशंस दी हुई है, और उन्हीं सिचुएशंस में आपने आपस में रिलेशन दिया हुआ है और डायमेंशन निकालना है। मतलब लेंथ को हमने एल मान लिया, ब्रेथ को बी, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये कह रहा है कि जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, तो वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा अगर लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए और ब्रेथ 3 यूनिट ज्यादा हो जाए। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एल बी मिलेगा, 3l मिलेगा, 5b मिलेगा माइनस में, -15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9, तो ये एल बी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3l माइनस 5b, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज आके पूछ रहे हैं यहां पे? देखो मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड। तो जब आप लेंथ को एल मान लोगे और ब्रेथ को बी मान लोगे तो एरिया क्या आएगा? एल बी आएगा। तो अब देखो जो आपकी सिचुएशन है कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, मतलब एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा कब? जब लेंथ ठीक है 5 यूनिट कम हो जाएगी और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे ना एरिया निकालने के लिए। तो जो नया एरिया है वो क्या है? 9 यूनिट कम हो गया। L इंटू बी एक इस रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। तो अब यहां पे वही चीज हो रहा है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो अब एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं और ब्रेथ को क्या करते हैं? ब्रेथ को भी बढ़ाते हैं 2 यूनिट, तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, प्लस 67। तो जब आप इसको ओपन करोगे यहां भी एल बी कैंसिल हो जाएगा और आपको एक सेकेंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बेटा ये तीनों क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला टैब वाला? नो सर, एन एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा एक्सप्रेस ट्रेन। ये कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर। मैसूर टू बैंगलोर कितना दिया हुआ? 130 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन भी ट्रेवल कर रही है और पैसेंजर ट्रेन भी ट्रेवल कर रही है। ये कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड, अब देखो ये कह रहा है क्या कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है इस 132 किलोमीटर को ट्रेवल करने के।
ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि ये अगर टाइम जो एक्सप्रेस ट्रेन ले रहा है, ठीक है, और टाइम जो पैसेंजर ट्रेन ले रहा है, क्लियर, तो पैसेंजर ट्रेन टाइम ज्यादा ले रहा है, क्लियर, ओके, कितना ज्यादा ले रहा है, 1 आवर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर, क्योंकि टाइम कम ले रहा है इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, तो इसकी जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से क्या है, वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, ये ज्यादा। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। अब देखो ना, यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है ना स्पीड दी हुई है, सिर्फ यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, बस एक वैल्यू दी हुई डिस्टेंस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है ट्रेन की, और ट्रेन के बीच में स्पीड का भी रिलेशन है और टाइम का भी रिलेशन है। क्या टाइम आपको निकालना है फाइनली की स्पीड निकालना है? क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो जब स्पीड निकालना है तो स्पीड वाली सिचुएशन से हम वेरिएबल्स के टर्म में उसको रखेंगे, क्लियर। क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से स्पीड कंपेयर की गई है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को, पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वर्ड्स आप अब क्योंकि इतना पता लग गया कि हम इसको लिख सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, पर आवर ज्यादा, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर मोर। क्यों इससे हमने वेरिएबल्स को चूज किया, क्योंकि स्पीड ही निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब ये स्पीड टाइम में हमेशा ये फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये जरूर याद रखें, ठीक है। अब जो सेकंड सिचुएशन दी हुई थी टाइम वाली, तो टाइम भी नहीं पता है, लेकिन टाइम को हम डिस्टेंस और स्पीड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड सिचुएशन से बनेगी वो क्या है, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम ले रहा है उससे एक्सप्रेस ट्रेन जितना टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। यस और नो? तो अब टाइम क्या होगा, टाइम को टी नहीं लेंगे, टाइम को अब हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 132, और स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है, सॉरी सॉरी पैसेंजर ट्रेन की कितनी है, एक्स, ये टाइम हो गया आपका, अपॉन डिस्टेंस वही रहेगी मैसूर टू बैंगलोर, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 11, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे एक्स प्लस 11 और एक्स का, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस इतना ही है, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। देखो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम किसी ने पूछा है, तो देखो रे डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं देखूंगा किसने एकदम करेक्ट बनाया है, ठीक है। देखो जब कॉन्वेक्स मिरर को जब हम लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो, हमेशा वर्चुअल स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाली है, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सेम डिस्टेंस पे ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आना चाहिए। अगर यहां से यहां तक आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो यहां से भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई, बिकॉज रेडियस, सॉरी फोकल लेंथ इज व्हाट, r/2, ये आपको पता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आप क्या करोगे, एक रे आप पैरेलल ले आओ, आप पैरेलल ले आए, ठीक है। तो जब कोई भी रे पैरेलल इंसिडेंट करती है हमेशा फोकस से पास करती है, लेकिन फोकस इसका तो मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर है,
तो फोकस से जो पास करेगी वो कैसे पास करेगी, वर्चुअल, यानी रियलिटी में वो ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर चुकी होगी, लाइक दिस। ठीक है, रियलिटी में वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप जो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाओगे तो वो आप स्केल से जब आप रखोगे तो उसका जो वर्चुअल पार्ट है वो फोकस से पास होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक रे हो गई जो वर्चुअली फोकस से पास कर रही है। दूसरी रे आप दिखाएंगे, आप कोई से भी, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी शो कर सकते हो, ठीक है, या फिर पोल से भी शो कर सकते हो। तो हमने पोल को ले लिया, ठीक है, पोल पे रे इंसिडेंट हुई और पोल से ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। आप जब बनाए तो देखें कि ऑलमोस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी में तो रियल रेस तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर चुकी है, लेकिन जो मीट करेगी वो कौन करेगी, वर्चुअल रेस, इसका वर्चुअल पार्ट। तो यहां पे ये जो मीट होगा, तो अब क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये इमेज आपकी बन के तैयार होगी यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट। इसीलिए आज जो क्वेश्चन मैंने दिया था, 3 मिरर्स है आपके, यू हैव 3 मिरर्स, ठीक है। आप कैसे पता लगाओगे कि जो है वो कौन सा रियल है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो देखो, जिसमें आपको हमेशा वर्चुअल सेम साइज, वर्चुअल सेम साइज और इरेक्ट इमेज मिले, वो आपका प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी और सेम साइज इमेज मिलेगी। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो सेम होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन आप वहां पे मेजर नहीं कर सकते, मिरर के अंदर जाके मेजर कैसे करोगे। सर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन थियरी में तो है ना ये। नहीं, थ्योरी में तो है। तो वहां पे अगर आप प्लेन मिरर और उसमें जब जाएंगे, जब सी पे रखेंगे, आप कॉनकेव मिरर में जब आप सी पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो सी पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होगी। यस सर। यानी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन लिखनी है। तो जहां पे वर्चुअल सेम साइज, कोई भी डिस्टेंस आप रखो, आपको कैसी मिलेगी, सेम साइज। और जहां पे आपको वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा स्मॉल मिलेगी, कोई भी डिस्टेंस आप रख लो तो हमेशा स्मॉल इमेज और वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, तो वो कैसा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और जिस मिरर में आप दूर जाओ, छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, सेम साइज मिले, रियल मिले, वर्चुअल मिले, हर टाइप की, एवरी टाइप, तो वो आपका इमेज कैसा, मिरर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हर टाइप की इमेज मिलती है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट मिलेगी और प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। सर ये प्लेन मिरर में अगर हम लिख Yes. दें, ये वाला बोर्ड में अगर लिख दें कि इमेज डिस्टेंस हाँ। इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट्स बेटा नॉट उसके इक्वल फुल टू मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, फुल सर मार्क्स ये नहीं लिखने के मिलेंगे, बाद, ठीक ये है। स्टेटमेंट लिखने के बाद वर्चुअल सेम साइज इरेक्ट। हाँ बिल्कुल 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 फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट। ओके देन, मैं मीटिंग फिर ऑफ करता हूँ। डाउट और ये अपलोड हो जाएगा तो आपको लिंक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके ओके देन, अस्सलाम वालेकुम, बाय, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, वालेकुम गुड बाय। अस्सलाम।